हेलो एवरीवन। मैं यज्ञपाल सिंह आज वापस लेकर आया हूं आपके लिए। कल जहां खत्म किया था हमने इलेक्ट्रोस्कोप, आज वहीं से आगे स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। आज एक बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग चीज पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, या यूं बोलेंगे एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है बेसिकली, उसको समझते हैं। उसको समझने से पहले हम लोग देख लेते हैं हमने कल क्या पढ़ा था और क्या क्या सीखा था। तो उसके अंदर हम लोग पढ़ रहे थे, कल ये पढ़ रहे थे कि हमने नेचर को दो पार्ट में डिवाइड कर रखा था, रेडिएशन और मैटर। उसके बाद रेडिएशन एक अलग चीज होती है जिनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, उसी तरह से मैटर भी नेचर का ही एक पार्ट है और उसकी अपनी अपनी प्रॉपर्टी है। हमने मैटर को पढ़ना स्टार्ट किया तो ये पढ़ा था मैटर जो होता है वो आपका फोर्स एक्सर्ट कर सकता है। अब ये फोर्स हमने दो तरह के पढ़े थे, एक ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा था और दूसरा इलेक्ट्रिकल फोर्स पढ़ा था। ग्रेविटेशनल फोर्स का कॉज था कोई भी दो ऑब्जेक्ट जिनके पास मासेस होते हैं उनको उनके वो जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो ऑब्जेक्ट आपके ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करते हैं। दूसरा हमने पढ़ा था एक और तरह का फोर्स नेचर में एग्जिस्ट करता है और वो होता है आपका इलेक्ट्रिकल फोर्स। नाउ व्हाट इज द कॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल फोर्स? सो वी स्टडीड yesterday that the cause of electrical force is the presence of electric charge. अब चार्ज का मतलब क्या होता है? तो चार्ज किसी भी मैटर की वो इनहेरेंट प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो पार्टिकल, वो ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करता है, या उस पार्टिकल यूं बोलेंगे, या उस पार्टिकल की वजह से कोई दूसरा ऑब्जेक्ट जो होता है वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, उसकी उस प्रॉपर्टी का नाम होता है चार्ज। तो चार्ज एक फोर्स वाली प्रॉपर्टी होती है। ये फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है और ये फोर्स रिपल्सिव भी हो सकता है, दोनों में डिफरेंस होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है, जबकि अपन बात करते हैं अगर इलेक्ट्रिकल फोर्स की, तो इलेक्ट्रिकल फोर्स आपका रिपल्सिव भी हो सकता है और आपका अट्रैक्टिव भी हो सकता है। उसके बाद चार्ज, हमने दो टाइप के चार्ज देखे थे, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। फिर हमने ये पढ़ा कि अगर दो पॉजिटिव चार्जेस हैं तो दोनों आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, या फिर बोलेंगे दो नेगेटिव चार्जेस के बीच का फोर्स हमेशा रिपल्सिव फोर्स होगा। और दो ऑपोजिट तरह के चार्जेस लेते हैं, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव लेते हैं, तो उन दोनों के बीच का फोर्स हमेशा ही अट्रैक्टिव होता है। तो दो सिमिलर चार्जेस के बीच का फोर्स रिपल्सिव होगा और दो ऑपोजिट चार्जेस के बीच का फोर्स अट्रैक्टिव होगा। हमने किसी भी तरीके से, हमने मेजरली देखा था रबिंग के हेल्प से अपन ने बॉडी को, ऑब्जेक्ट्स को चार्ज करना स्टार्ट किया। चार्ज करते करते अपन ने कई अलग अलग ऑब्जेक्ट को चार्ज किए, फिर हमें एक फैराडे सीरीज मिली। उस फैराडे सीरीज की हेल्प से हमें काफी कुछ हेल्प मिलती है आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन से ऑब्जेक्ट के पास किस तरह का चार्ज आएगा, दैट इज नेगेटिव और पॉजिटिव। फिर हमने देखा, हम सिंपल सा अब तक ये बना चुके थे, अब इसके अंदर हमने एक ये भी पढ़ा था कि आपका जो मैटर होता है उसकी दो स्टेट्स होती है, एक होता है आपकी चार्ज स्टेट और दूसरी होती है आपकी अनचार्ज स्टेट। चार्ज स्टेट का मतलब था कि वो ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फोर्स एक्सर्ट कर सकता है तो इसका मतलब वो चार्ज है, और अगर वो फोर्स एक्सर्ट नहीं कर सकता इसका मतलब वो आपका अनचार्ज हुआ। उसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट चार्ज है या नहीं है हम चेक करना चाहते थे, तो उसके लिए अपन ने एक सिंपल सी एक डिवाइस बनाई थी, इक्विपमेंट बनाया, छोटा सा इक्विपमेंट यूज किया था, और वो इक्विपमेंट था आपका इलेक्ट्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रोस्कोप इज एन इक्विपमेंट विच which detects the presence of electric charge। किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज है या नहीं है उसको हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रोस्कोप की हेल्प से। इलेक्ट्रोस्कोप का वर्किंग प्रिंसिपल हमने पढ़ा था, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिपल्शन ऑफ चार्जेस, दैट इज सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर। अब इसी के अंदर हम लोग देखते हैं किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने का हमने तरीका देखा था, सिंपल सा कल देख रहे थे। इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं यहाँ पे रब करता हूँ तो रबिंग के दौरान क्या होता है, हम बोलते हैं इसके ऊपर चार्ज आता है। तो क्या इसी के ऊपर चार्ज आता है, दूसरी चीज के ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज नहीं आता है? तो ये भी हमने कल देखा था कि जब भी एक ऑब्जेक्ट चार्ज होता है कंपल्सरीली दूसरा ऑब्जेक्ट भी चार्ज होता है, लेकिन उसका नेचर पहले वाले के कंपेरिजन में ऑपोजिट होगा। अब इसके अंदर आगे चलते हैं अपन। हमने क्या किया, इसको रब किया, थोड़ा सा चार्ज आता है इसके ऊपर, हमने और रब किया और ज्यादा चार्ज आता है, और रब करते हैं और ज्यादा चार्ज आता है, तो इसके ऊपर चार्ज इकट्ठा हो जाता है। इसी तरह से हमने दूसरा ऑब्जेक्ट लिया, एक ग्लास था, दूसरा प्लास्टिक लिया, या दूसरा ऑब्जेक्ट, एक ये ऑब्जेक्ट था, इसको रब करते हैं, इसके ऊपर चार्ज आता है, इसको रब करते हैं, इसके ऊपर भी चार्ज आता है। हमने इन दोनों को कई बार रब किया और इसके ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ज आ गए। फिर अपन ने इसको इस तरह से शेप कर दिया, इन दोनों के अपन ने दो नॉक बना दी, पॉइंट बना दिए।
फिर अपन इन दोनों को जब लेके चलना स्टार्ट करते हैं तो इस तरह से नजदीक लेते जाते हैं एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे बहुत नजदीक जब दोनों आ जाते हैं तो हम देखते हैं कि इसके बीच में एक आवाज सुनाई देती है और उसके बाद में हमें एक स्पार्क देखने को मिलता है। ये स्पार्क कहाँ से आया? तो ये चीज हम हमारी डेली लाइफ में कई बार देखने को मिलती है हमको, यही चीजें। जैसे कि आप लोगों ने कई बार देखा होगा, आप स्टूडेंट्स जब ग्राउंड से खेल के आते हैं तो जनरली सर्दियों के दिनों में जब वो स्वेटर उतार रहे होते हैं, उनका स्वेटर उतार रहे होते हैं, तो स्वेटर के अंदर हमें स्पार्क देखने को मिलते हैं। उसके साथ साथ वहां पे हमें स्पार्क की आवाजें भी सुनाई देती है। सिमिलर आवाज यहाँ पे भी देखने को मिलती, सेम तरह। क्या ऐसी चीज और भी कहीं आपने देखी है लाइफ में? अपने नेचर के अंदर कहीं देखने को मिलती है ऐसी स्पार्क वाली चीजें? बिल्कुल देखने को मिलती है। आप जब स्विच ऑफ करते हैं, जब स्विच ऑफ कर रहे होते हैं उस समय स्विच के अंदर पीछे की साइड में आपको एक छोटा सा स्पार्क देखने को मिलता है, वो भी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। उसके बाद आपके जो बादल होते हैं, बादलों के अंदर आपको एक स्पार्क देखने को मिलता है, वो भी यही स्पार्क होता है। तो उस स्पार्क को, वो जो बादलों के अंदर जो एक शाइनिंग देखने को मिलती है, एक स्पार्क देखने को मिलता है, हम उस स्पार्क को पढ़ना चाहते थे, उसको समझना चाहते थे। तो उसके लिए हम 11th क्लास के अंदर पढ़ के आए हुए हैं कि किसी भी चीज को अपन तब तक वेरीफाई नहीं करते जब तक कि उसका लेबोरेटरी के अंदर अपन टेस्ट नहीं कर देते। तो इनके लिए लैब्स के अंदर टेस्ट किए गए, हम लोग चार्जेस को एक्यूमुलेट करते हैं, एक जगह पे इकट्ठा करते हैं और उसको चेक करते जाते हैं। अब इसका सिंपल सा एग्जांपल देखा जाए तो हमने इसको चार्ज किया, इसको भी चार्ज किया, रब करके बहुत ज्यादा चार्ज, स्ट्रॉन्ग चार्ज इनके ऊपर इकट्ठे किए, फिर इन दोनों को जब पास लाते हैं तो इनके बीच में एक हमें स्पार्क उड़ता हुआ दिखाई देता है। इधर से लाइट निकलती है, इधर चली जाती है, ये स्पार्क था। अब हम लोगों ने क्या किया, एक प्लास्टिक लिया, प्लास्टिक का पंखा लेते हैं, उस पंखे को फिर बाद में हम घुमाना स्टार्ट करते हैं। ये पंखा आपका कुछ इस तरह से था, उसके अंदर ऐसी ऐसी कई सारी फिल्म लगी हुई जो ऐसे कंटिन्यूअसली मूव करती जाती है ऐसे। उसके सामने हमने दूसरा एक कोई भी ऑब्जेक्ट रख दिया, ये प्लास्टिक का है, और उसके सामने हम मान लेते हैं हमने कोई भी ग्लास रख दिया, ग्लास बोलेंगे, मेटल रख दिया चलो हमने। तो ये कंटिन्यूस जाता है, तो ये इसको स्लिप करके निकलता है, रब करके निकलता है, फिर दूसरा आता है, तीसरा आता है, चौथा आता है, पांचवा आता है। इस तरह से सारे जितनी भी फिल्म्स होती है वो इसको कंटिन्यूसली रब करती जाती है, और इसको अपन ने 1,00,000 बार रब कर दिया तो इस प्लास्टिक के ऊपर बहुत ज्यादा चार्ज इकट्ठा हो जाता है। फिर हमने एक मेटल लेते हैं, मेटल का यहाँ से पॉइंट बनाते हैं, तीखी नोक लेते हैं और उसको फिर बाद में अपन उससे कनेक्ट कर देते हैं। अब अगर मैं आपको बोलूं कि उस मेटल के नॉब को आप टच करो तो क्या होगा? सिंपल सा ऑब्वियस बात है, जब आप जैसे ही आप उसको टच करोगे आपको एक शॉक लगेगा, आपकी बॉडी को एक शॉक एक्सपीरियंस होगा। वो शॉक है क्या? बेसिकली इसके ऊपर जितना भी चार्ज रबिंग की वजह से इस नॉब के ऊपर जितना भी चार्ज इकट्ठा हो गया था, वो चार्ज आपकी बॉडी से होता हुआ अर्थ के अंदर ट्रांसफर हो गया। फिर दूसरी बार अगर आपको अब बोला जाए कि अब इसको टच करो तो दूसरी बार वापस आपको शॉक नहीं लगता, क्योंकि जितना भी चार्ज इसके ऊपर था वो सारा का सारा चार्ज कहां चला गया? आपका अर्थ के अंदर चला गया, ट्रांसफर हो गया। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। इस प्रोसेस का नाम अपन ने दिया इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है क्या? ये वही चीज है जो से कि हम स्टार्टिंग में एग्जांपल दे रहा था मैं, एक इसको लिया, इसको चार्ज किया, बहुत तेज चार्ज किया, बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ज किया है, दूसरा इसको भी लेके अपन ने बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ज दिया इसको भी। जब इन दोनों को वापस ले जाते हैं, बिल्कुल नजदीक ले जाते हैं, हमें एक बिल्कुल एक स्पार्क देखने को मिलता है। देख लिया स्पार्क, उसके बाद हम इसको ले जाते हैं इलेक्ट्रोस्कोप को। पहले तो अपन इसको चार्ज करते हैं, फिर इलेक्ट्रोस्कोप को टच करके देखते हैं। इलेक्ट्रोस्कोप की जो दोनों लीड थी वो इस तरह से सेपरेट हो जाती है, तो हमें पता चलता है ये चार्ज हो गया। दूसरी तरह इसको भी चार्ज करके फिर इलेक्ट्रोस्कोप को टच करते हैं तो देखते हैं इलेक्ट्रोस्कोप की जो प्लेट्स हैं, लीव्स हैं, वो ऐसे स्प्रेड होती है, यानी ये भी चार्ज हो गया। उसके बाद हम इन दोनों को जो पास पास ले जाते हैं तो देखते हैं एक स्पार्क देखने को मिलता है। उस स्पार्क के बाद वापस इसको ले जाके इलेक्ट्रोस्कोप के पास टच करते हैं तो देखते हैं कोई रिपल्शन नहीं होता है, यानी इसका चार्ज खत्म हो गया। इसको भी ले जाके चेक करते हैं, इसका भी चार्ज खत्म हो गया। तो चार्ज गया कहां पे? बीच में हमको एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस देखने को मिला, एक स्पार्क बना था। वो स्पार्क है क्या? स्पार्किंग का मतलब हुआ कि आपका जो भी चार्ज था वो वहां से उन ऑब्जेक्ट के ऊपर से गायब हो गया, उन्होंने लाइट की फॉर्म ले ली। तो ये जो स्पार्क देखने को मिलता है, ये स्पार्क हुआ क्या? चार्ज का गायब होना, और चार्ज का गायब होने वाले इस प्रोसेस का नाम दिया अपन ने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। तो अपन लिख देते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रिक
discharge. It is the process of losing of charges from a body. It is the process of losing of charges from a body. किसी भी बॉडी का चार्ज को लूज करने वाला जो प्रोसेस होता है उसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। और इस इलेक्ट्रिक जब भी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होगा उस समय हमें एक स्पार्क देखने को मिलेगा। एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस स्पार्क इज सीन। तो जहां पे भी आपको स्पार्क देखने को मिले आपको ऑटोमेटिकली क्या समझ जाना है, वहां पे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हुआ है। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हुआ यानी उन ऑब्जेक्ट्स के चार्जेस डिप्लीट हुए हैं, उन ऑब्जेक्ट के चार्जेस खत्म हुए हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि बादलों के अंदर जब हमें स्पार्क देखने को मिल रहा है इसका मतलब वो क्या है, दैट इज योर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। तो वो जो बादलों के अंदर आपको एक शाइनिंग वाली लाइन देखने को मिलती है, तो वही लाइनिंग आपकी जो बिजली होती है वो बिजली है क्या, बेसिकली एक आपका वो स्पार्क है। और वो स्पार्क का मतलब क्या है, स्पार्क का मतलब होता है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। यानी कि बादल से चार्ज कहाँ ट्रांसफर हो रहे हैं, आपके बादल से जो भी चार्जेस हैं, बादल के जितने भी क्लाउड के जितने भी चार्जेस हैं, सारे के सारे चार्जेस जो होते हैं वो अर्थ के अंदर ट्रांसफर हो रहे होते हैं। तो हमें स्पार्क क्यों दिखता है, वहां पे क्वेश्चन बनता है हमारा स्पार्क हमें वहां दिखता क्यों नहीं। तो उसका रीजन ये होता है कि जब भी अपन इसको फिर आगे डिस्कस करेंगे, जब भी अपन दो चार्ज ऑब्जेक्ट को पास पास लाते हैं तो ये एक दूसरे के चार्जेस को खींचना चाहते हैं। तो जब ये चार्जेस को खींचते हैं उस समय यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इधर ट्रांसफर हो रहे होते हैं। तो जब ये ट्रांसफर हो रहे होते हैं तो बीच में ये पार्टिकल इतनी स्पीड से चलते हैं कि ये बीच में जो एयर के पार्टिकल्स होते हैं उन एयर पार्टिकल्स को, एयर के एटम्स को हिट करते हैं और उसकी वजह से एयर के पार्टिकल बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं। जब ये गर्म होते हैं तो वो पार्टिकल चमकना स्टार्ट हो जाता है और वही चमक हमें स्पार्क के फॉर्म में देखने को मिलती है। दिस इज योर स्पार्क। अब इसके अंदर आगे चलते हैं तो ये जो फॉर्म होता है इलेक्ट्रिसिटी का, दिस इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इस इलेक्ट्रिसिटी को अपन बोलते हैं एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो अब बादलों के अंदर कहां से आया स्पार्क, तो देखो बादल जब चल रहे होते हैं तो चलते चलते एक दूसरे के ऊपर रब कर रहे होते हैं, एक दूसरे को ब्रश करते हुए निकलते हैं, रबिंग करते हुए निकलते हैं। जब ये एक दूसरे को रबिंग करते हुए निकलते हैं उस दौरान इनके ऊपर चार्जेस लगना स्टार्ट हो जाते हैं, चार्जेस इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाते हैं। क्योंकि ये चार्ज बहुत हाई क्वांटिटी में होता है, बहुत स्ट्रांग होता है, इनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है। इस वजह से जैसे ये अर्थ के नजदीक आ जाते हैं, अर्थ के साथ ये अपना जो चार्ज होता है, जितना भी चार्ज होता है उसको अर्थ के साथ शेयर करना चाहते हैं। और जब ये शेयर करते हैं तो उस समय कुछ इलेक्ट्रॉन चल जाते हैं और ये जब चल रहे होते हैं तो बीच में एयर पार्टिकल हिट करते हैं और वहां पे उस एयर पार्टिकल को इतना गर्म कर देते हैं कि वो एयर पार्टिकल चमकना स्टार्ट हो जाते हैं और हमें वहां पे वो स्पार्क देखने को मिलता है। दिस इज योर एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी। तो इसको अपन लिख देते हैं अब, व्हेन clouds rub each other, when clouds rub each other, charges are generated and during discharge a spark is seen. This is atmospheric electricity. दिस इज योर एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी। आ गया होगा कि ये एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी जो अब बेंजामिन फ्रैंकलिन थे ये कंफर्म करना चाहते थे कि वास्तव में चार्जेस जो हैं ये
लैब के अंदर परफॉर्म करके तो देख चुके थे कि ये जो स्पार्क होता है, स्पार्क का मतलब होता है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। तो ये जो बादलों के अंदर जो स्पार्क होता है, क्या ये भी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ही है? यानी कि वहां पे जो बादलों के जो चार्जेस हैं वो चार्जेस शेयर हो रहे हैं, क्या ये कंफर्म था? तो उसको कंफर्म करने के लिए उन्होंने बड़ा ही एक अच्छा कई एक्सपेरिमेंट किए। उसके अंदर से उन एक्सपेरिमेंट में से एक उनका बड़ा फेमस एक्सपेरिमेंट था काइट वाला एक्सपेरिमेंट, पतंग वाला एक्सपेरिमेंट। तो उन्होंने क्या किया, उनको चेक करना चाहते थे, कंफर्म करना चाहते थे कि बादलों के पास में चार्जेस प्रेजेंट हैं या नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, उसके लिए एक पतंग उड़ाई। तो पतंग, क्योंकि बादल बहुत नीचे चलते हैं, तो उन्होंने पतंग उड़ाना स्टार्ट किया। पतंग उड़ा के चेक कर रहे थे कि अगर चार्ज होंगे तो पतंग के ऊपर आ जाएंगे। तो जब वैसे ही पतंग उन्होंने उड़ाई ऊपर, उनको शॉक नहीं लगा, क्योंकि डिस्चार्ज होता है। तो डिस्चार्ज के दौरान, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको, जब भी डिस्चार्ज होगा आपको एक शॉक लगेगा। तो उन्हें शॉक नहीं लगा। तो उनको लगा एक बार कि शायद बादलों के पास चार्ज नहीं होगा। फिर दूसरी बात उन्होंने ये सोची कि शायद बादल जो चार्ज है, बादलों के पास जो क्लाउड्स के पास जो चार्ज है, वो चार्ज उस पतंग में आना पसंद नहीं करते। तो उस समय तक हमारी कंडक्टर इंसुलेटर वाली थ्योरी डेवलप हो चुकी थी। तो उन्होंने क्या किया, पतंग के ऊपर एक चाबी बांधी और फिर बाद में वापस पतंग को उड़ाया। पतंग को उड़ाने के बाद में जब वो पतंग ऊपर चली गई, फिर भी उन्हें शॉक नहीं लगा। तो उन्हें लगा शायद बादलों के पास चार्ज नहीं होगा। इसी दौरान किसी रीजन से बारिश स्टार्ट हो गई। तो बारिश की वजह से जैसे ही वो उनका जो धागा था, वो धागा जो था वो बारिश के पानी की वजह से गीला हो गया और उन्हें तुरंत एक शॉक लगा। तो वहां से जैसे ही उनको शॉक लगा, वो क्लियर हो चुका था उनके माइंड में कि वहां पे बादलों के पास में भी चार्जेस थे। और वो चार्जेस जो हैं, वो जब डिस्चार्ज हुआ तो उनके हाथ में उस गीले धागे की वजह से जो डोर बंधी हुई थी पतंग की, उस डोर जब गीली हो गई तो उसकी वजह से उन्हें थोड़ा सा एक शॉक लगा और वो कंफर्म हो गए कि वहां पे बादलों के पास में एक इलेक्ट्रिक चार्जेस थे। और यही बादल जब इन बादलों का जब डिस्चार्ज होता है, तब हमें वो स्पार्क देखने को मिलता है, जिसको अपन लाइटनिंग बोलते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट था फिजिक्स के अंदर कि बादलों के पास में ये जो अब तक की जो कहानियां बनाते थे लोग, बहुत सारी कहानियां सुनाते थे। जैसे कि बहुत सारी कहानियां देवी देवताओं के ऊपर ही बनी हुई होती है। जैसे कि ऊपर कुछ भगवान लड़ रहे होंगे, उनकी तलवारें चमक रही होगी, वो चमक हमारे तक पहुंचती है। और भी कई हैं, जैसे कि कोई भगवान बहुत ज्यादा उनको गुस्सा आ रहा है, तो शायद वो तलवार बता रहे हैं, हमको उस तलवार की चमक देखने को मिल रही। कई अलग अलग वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स के अंदर कई अलग अलग तरह की स्टोरीज जो थी वो इसके लिए चलती थी। लेकिन बेंजामिन फ्रैंकलिन ने उसको क्लियर कर दिया कि ये कोई ऐसी मनगढ़ंत स्टोरी नहीं है, इसके पीछे बात है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज वाली बात है। ये जो लाइटनिंग दिखती है, इट इज ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। बादल जब एक दूसरे के ऊपर से चलते हैं तो रबिंग एक्शन के दौरान वो बादल आपस में चार्ज हो जाते हैं, और यही चार्ज जब वापस डिस्चार्ज होता है तब उस समय ये स्पार्क हमें देखने को मिलता है। तो ये था आपका एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी। अब लेते हैं अपन एक नया पॉइंट लेते हैं, इसके अंदर एक नया टॉपिक लेते हैं, और वो पॉइंट ये है कि ये जो चार्जेस हैं, ये चार्जेस अपने ऑब्जेक्ट के पास पहुंचे कैसे। ऑब्जेक्ट के अंदर कोई भी मैटर होता है, उसके अंदर ये चार्ज होते कैसे हैं, कहाँ होते हैं ये चार्जेस। तो उसको समझने के लिए हमने मैटर को तोड़ना स्टार्ट किया। इसके लिए हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन थ्योरी। इलेक्ट्रॉन थ्योरी। अभी इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या होती है, तो हम लोग समझना चाहते थे कि ये चार्जेस होते कहाँ हैं। तो ये चार्जेस को समझने के लिए हम लोगों ने मैटर को तोड़ना स्टार्ट किया। मैटर को तोड़ा तो हमें पता चला मैटर जो होता है वो मॉलिक्यूल्स का बना होता है। चलो हमने मॉलिक्यूल्स को भी तोड़ा, मॉलिक्यूल को तोड़ा, मैटर को तोड़ा तो मॉलिक्यूल निकले। हमने मॉलिक्यूल को चेक किया तो मॉलिक्यूल के पास किसी प्रकार का चार्ज नहीं था, न्यूट्रल था वो। ठीक है, उसके बाद में हमने उसको और तोड़ा, तो पता चला कि मॉलिक्यूल एटम्स का बना होता है। तो एटम को चेक किया तो एटम के पास भी किसी प्रकार का चार्ज नहीं था। फिर हमने एटम को और तोड़ा, जब एटम को तोड़ा तो एटम को तोड़ने में पता चला कि एटम जो होता है वो दो चीजों का बना होता है। एक होता है उसके अंदर बीच में न्यूक्लियस होता है, और उसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन उसके अंदर घूमते रहते हैं। उसके एक ऑर्बिट के अंदर चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते रहते हैं, घूमते रहते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का बना होता था आपका एटम। तो जब उस एटम को तोड़ा और उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस निकले, तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस दोनों को चेक किया गया। तो जो इलेक्ट्रॉन था उसके पास प्रॉपर्टी थी चार्ज वाली। चार्ज वाली कौन सी प्रॉपर्टी, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी दूसरे
मैटर के ऊपर फोर्स लगाने वाली प्रॉपर्टी जो थी वो प्रॉपर्टी एटम के अंदर नहीं दिख रही थी। एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन था उसके पास ये प्रॉपर्टी हमें देखने को मिली। तो हमने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमने नेगेटिव रखा। उसी तरह से जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन के पास भी ऐसी प्रॉपर्टी होती है, फोर्स लगाने वाली प्रॉपर्टी होती है। जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस आगे पढ़ेंगे अपन, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है। तो जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस को हमने पॉजिटिव चार्ज बोला और इलेक्ट्रॉन को हमने नेगेटिव चार्ज बोला। तो इसके अंदर पहला पॉइंट लिख देते हैं अपन, न्यूक्लियस इज पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली charged. Nucleus is positively charged and your electron is negatively charged. सबसे छोटा चार्ज इलेक्ट्रॉन, सबसे छोटा चार्ज इलेक्ट्रॉन होता है। अब जब एटम को देख रहे थे, एटम न्यूट्रल था, एटम के पास कोई चार्ज नहीं था। तो ये तो एटम के पार्ट है, अंदर से एटम के, तो इनके पास तो चार्ज है, इसका मतलब एटम के पास भी चार्ज था। तो एटम का चार्ज जीरो क्यों आ रहा था? तो क्या एटम के पास चार्ज नहीं होता है? एटम के पास चार्जेस होते हैं, देयर आर चार्जेस इन द एटम। लेकिन एटम के अंदर ये चीज होती है, जितने पॉजिटिव होते हैं उतने के उतने नेगेटिव भी होते हैं। तो ये दोनों मिलकर आपस में क्या बना देते हैं? जीरो। इसीलिए बोला जाता है कि एटम का जो नेट चार्ज होता है वो हमेशा जीरो होता है। नेट चार्ज की बात कर रहा हूँ, टोटल चार्ज की बात नहीं कर रहा हूँ। टोटल चार्ज तो उसके अंदर होता है इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब अपन बात कर रहे होते हैं इसके अंदर नेट चार्ज की बात कर रहे होते हैं, तो नेट चार्ज एटम का हमेशा जीरो होता है। तो ये लिख देते हैं इसके अंदर, सेकेंड पॉइंट, दीज आर ऑलवेज इक्वल इन नंबर्स। दीज का मतलब क्या है? नेगेटिव और पॉजिटिव। दीज आर ऑलवेज इक्वल इन नंबर्स hence net charge of an atom is zero। तो एटम का जो नेट चार्ज होता है वो हमेशा कितना होता है? जीरो। क्यों होता है जीरो एटम का नेट चार्ज? क्योंकि जितने पॉजिटिव होते हैं उतने के उतने नेगेटिव भी होते हैं उसके अंदर। चलो अब इसके अंदर आगे चलते हैं अपन, जितने पॉजिटिव होते हैं उतने के उतने नेगेटिव होते हैं। अब इसके अंदर अपन चलते हैं तीसरी चीज। तीसरी चीज ये होती है कि ये जो अपन जब एक दूसरे को रब कर रहे होते हैं, तब ये एक दूसरे को रब करते समय ये चार्ज होते क्यों? क्यों इन एक दूसरे के ऊपर चार्जेस आते हैं? अब वो उस चीज को समझते हैं कि रबिंग के दौरान, रबिंग एक्शन के दौरान क्या होता है। तो जब भी अपन दो ऑब्जेक्ट को रब कर रहे होते हैं, हमको अब ये तो पता चल गया ना कि मैटर के अंदर जो चार्जेस होते हैं वो चार्जेस कौन से फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स की फॉर्म में, यानी न्यूक्लियस की फॉर्म में। ठीक है, तब हर एटम के पास में इलेक्ट्रॉन होता है, हर एटम के पास न्यूक्लियस होता है, यानी उस मैटर के अंदर कहीं ना कहीं चार्जेस तो प्रेजेंट हैं, लेकिन दोनों, क्योंकि दोनों के नंबर बराबर हैं, इसलिए वो उसका चार्ज शो नहीं करता, उसका नेट चार्ज जो होता है वो जीरो बन जाता है। अब रबिंग एक्शन के दौरान क्या होता है? रबिंग एक्शन के दौरान अब रब कैसे करते हैं? तो मान लेते हैं ये एक मैटर है, ये दूसरा, ये एक मैटर का एटम है, ये दूसरे मैटर का एटम है, इन दोनों को ये बीच में न्यूक्लियस हो गया और ये इसके चारों तरफ क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन। ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन। अब आप जब एक दूसरे को रब कर रहे होते हैं तो रब करने के लिए उसको एक दूसरे पे लगाना पड़ता है इस तरह से। जब आप लगा रहे होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं, सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर, क्योंकि एक दूसरे को रिपेल करते हैं तो एक दूसरे के ऊपर ना पड़ के ये इस तरह से साइड में एक दूसरे के अंदर चले जाते हैं। अब रब करने के लिए आप खींचोगे या साइड में घिसोगे? साइड में घिसेंगे, ऑब्वियस बात है वो तो। साइड में जब घिसते हैं इसको तो ये इंटरलॉक हो जाता है। अब इस इंटरलॉकिंग की वजह से क्या होता है कि आप बहुत ज्यादा फोर्स लगाते हो, आप बाहर से एक्सटर्नल वर्क बहुत ज्यादा करते हो, तो आप जबरदस्ती उसको घिसना चाहते हो। जब घिस रहे होते हैं रबिंग के दौरान क्या होता है, जब आप घिस रहे होते हैं तो इस तरह से इंटरलॉकिंग की वजह से इलेक्ट्रॉन आपस में बंध जाते हैं। जैसे ही बनते हैं और आप बहुत ज्यादा फोर्स लगाते हो तो इलेक्ट्रॉन टूट जाते हैं वहां से। इलेक्ट्रॉन टूटने का मतलब इलेक्ट्रॉन ब्रेक नहीं होते हैं, इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ देते हैं और दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ चले जाते हैं। अब दूसरा ऑब्जेक्ट किसके, कौन से दूसरे ऑब्जेक्ट के पास जाएंगे वो? तो ऑब्वियस बात है, मान लेते एक ये है, दूसरा ये है। जब इसको घिस रहे थे तो ये वीक था और ये वाला स्ट्रॉन्ग था,
तो इसने अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया और ये क्योंकि स्ट्रांग था तो ये इसके साथ में दूसरे वाले के इलेक्ट्रॉन को लेके चला गया। अब हुआ क्या इसके अंदर, तो देखो थर्ड पॉइंट, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके पास मान लेते हैं 10 प्लस के हैं और 10 माइनस के हैं। कितना हो गया नेट चार्ज? 0, क्योंकि 10 तो प्लस वाले हैं और 10 माइनस वाले हैं, दोनों मिला के नेट चार्ज बना दिया 0। दिस इज योर ऑब्जेक्ट ए। अब दूसरा ऑब्जेक्ट है ये बी, इसके पास मान लेते हैं +6 है और -6 है। नेट चार्ज फिर से कितना हो गया? 0। अब इन दोनों को अपन ने आपस में रब किया। रबिंग के दौरान क्या हुआ? रबिंग के दौरान ये प्रोसेस होता है, या तो ए के इलेक्ट्रॉन, अगर बी वाला स्ट्रांग है तो ए के इलेक्ट्रॉन को अपने साथ रख लेगा, अगर ए स्ट्रांग है तो बी वाले के इलेक्ट्रॉन को वो अपने साथ रख लेगा। हम मान लेते हैं ए वाला स्ट्रांग है, तो जब ए वाला स्ट्रांग है तो रबिंग के दौरान क्या होता है, ये इसका एक इलेक्ट्रॉन अपने साथ रख लेता है, तो इसके अंदर क्या हो जाता है? +1। इसके अंदर क्या हो जाता है? -1। इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ चला गया और इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, तब इसका नेट चार्ज कितना हो गया टोटल? तो इसका नेट चार्ज हो गया आपका -1 और इसका कितना हो गया? +1। क्यों +1 हो गया? क्योंकि प्रोटॉन तो आपके 6 हैं और इलेक्ट्रॉन कितने बच गए? 5 माइनस के। इधर कितने हो गए? माइनस के 11। तो ये तो 10 है और ये 11 है, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इससे इसका नेट चार्ज कितना हो गया? -1। इसके अंदर एक प्लस ज्यादा है, इसका मतलब इसका नेट चार्ज कितना हो गया? +1। तो रबिंग के दौरान क्या होता है, जब आप रब कर रहे होते हैं एक दूसरे को, तब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन टूटते हैं और इलेक्ट्रॉन टूट के एक ऑब्जेक्ट का इलेक्ट्रॉन टूटेगा और दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ में चला जाएगा। तो दिस इज द एक्शन विच इज हैपनिंग इन द रबिंग वाले प्रोसेस के दौरान, ये एक्शन होते हैं उसके अंदर। अब इसका चार्ज कितना है? -1। नेट चार्ज की बात कर रहा हूं मैं, नेट चार्ज इसका +1, नेट चार्ज इसका -1। तो ये वाला ऑब्जेक्ट, बी वाला ऑब्जेक्ट हम बोलेंगे पॉजिटिवली चार्ज हो गया और ए वाला ऑब्जेक्ट हमारा हो गया नेगेटिवली चार्ज। चलो इसको दूसरी तरीके से देखते हो। मैंने आपसे पूछा बताओ कौन सा ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज है, तो आप बोलोगे बी वाला। ऐसा क्या हुआ बी वाले के अंदर कि ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया? तो हमने बोला इसका एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसका एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो ये हमने एक रूल बना दिया कि जिस ऑब्जेक्ट के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो आपका पॉजिटिवली चार्ज होगा और जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो नेगेटिवली चार्ज होगा। क्योंकि बी का इलेक्ट्रॉन निकला और ए के अंदर चला गया, क्योंकि ए के अंदर इलेक्ट्रॉन गया है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की नंबर ज्यादा हो गए, इसलिए उसका चार्ज कैसा हो गया? नेगेटिव। इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकला है यानी इसके अंदर प्लस वाले ज्यादा हो गए, तो इसका चार्ज क्या हो गया? पॉजिटिव। तो ये चीज हमें याद रखनी है। इसको अपन अब वर्ड्स में लिख देते हैं। तो लिख देते हैं इसको, ड्यूरिंग रबिंग electrons are exchanged electrons are exchanged during rubbing. Electrons are exchanged. This explains the developing of opposite charges. तो रबिंग वाले प्रोसेस के दौरान क्या होता है, आपका इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो जाते हैं, एक ऑब्जेक्ट का इलेक्ट्रॉन निकलता है और दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, तो ड्यूरिंग रबिंग इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सचेंज, दिस एक्सप्लेन्स द डेवलपिंग ऑफ ऑपोजिट चार्जेस। तो जब भी आपके ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से एक दूसरे के अंदर ट्रांसफर होते हैं तो हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट आपस में चार्ज हो रहा है। हमने पहले देखा था कि इसके अंदर +10 थे, -10 थे, दोनों मिला के कितना हो रहा था? 0। तो इस ऑब्जेक्ट का नेट चार्ज कितना हो गया? 0।
इस ऑब्जेक्ट का टोटल चार्ज कितना हो गया 20, क्योंकि 10 पॉजिटिव चार्ज है और 10 नेगेटिव चार्ज है। टोटल चार्ज ऑब्जेक्ट का 0 नहीं है, ए ऑब्जेक्ट का नेट चार्ज 0 है। दोनों वर्ड्स के अंदर ध्यान रखना, टोटल चार्ज और नेट चार्ज। टोटल चार्ज तो है उसके पास कुछ, लेकिन उसका नेट चार्ज कितना आ रहा है 0। इसी तरह से बी वाले के अंदर +6 और -6 दोनों मिलके 0, तो नेट चार्ज इसका भी कितना था 0। जब हम दोनों ने हमने इन दोनों को आपस में रब किया, तो रब करने के दौरान क्या हुआ, बी वाले का इलेक्ट्रॉन निकल के ए वाले के अंदर ट्रांसफर हो गया। जब ये ट्रांसफर हुआ तो इसके अंदर माइनस के तो 11 हो गए और प्लस के 10, क्योंकि इसके अंदर 1 ज्यादा है, माइनस वाला ज्यादा है, इस बॉडी का चार्ज कैसा हो गया नेगेटिव। इसके अंदर +6 है और -5 है, तो +1 ज्यादा है, तो इस बी वाले ऑब्जेक्ट का चार्ज कैसा हो गया पॉजिटिव। तो ये अपन इसको भी अब वर्ड्स के अंदर लिख देते हैं। तो लिखें 4th पॉइंट, the body with excessive electrons is negatively charged. 5th point, the body with lesser number of electrons is positively charged. हम लोग कब बोलेंगे कि देयर इज एक्शन ऑफ चार्जिंग? चार्जिंग का मतलब हुआ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसको अपन नोट बना के लिख देते हैं, नोट। चार्जिंग मीन्स एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्जिंग का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होना। एक ऑब्जेक्ट के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, तो इसी प्रोसेस का नाम दे दिया अपन ने चार्जिंग। अब इसके अंदर मैं बोल रहा हूं इसके अंदर कि आपका जो चार्ज है उसके अंदर हमेशा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। तो इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर क्यों होते हैं हमेशा? तो उसका रीजन ये है, एक चीज याद रखना, हमेशा चार्जिंग के दौरान केवल इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होंगे, प्रोटॉन कभी ट्रांसफर नहीं होते हैं, पॉजिटिव चार्ज कभी ट्रांसफर नहीं होता। अभी अपन यहाँ सीख रहे हैं हमेशा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। क्यों इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है? क्योंकि आपका जो प्रोटॉन होता है या पॉजिटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन से बहुत ज्यादा भारी होता है। तो इसको अपन देखो इस तरह से एग्जांपल के साथ सीखते हैं। पॉइंट 6, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका चार्ज है पॉजिटिव, यहाँ पे दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसके ये न्यूट्रल है, ये पॉजिटिव है और ये न्यूट्रल है। हाँ, एक चीज और, न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? न्यूट्रल का मतलब होता है इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। जिस ऑब्जेक्ट के पास में इक्वल नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस इक्वल होंगे उस ऑब्जेक्ट को अपन न्यूट्रल ऑब्जेक्ट बोलेंगे। ठीक है, जिस ऑब्जेक्ट का नेट चार्ज 0 होगा उसको अपन न्यूट्रल ऑब्जेक्ट बोलेंगे। इसको अभी अपन लिख देंगे, लेकिन अभी ये देख लेते हैं। ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल का मतलब जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव। इसके पास में ये पॉजिटिवली चार्ज है, मैं इसकी हेल्प से इसको चार्ज करना चाहता हूं, इस ऑब्जेक्ट को, बी वाले ऑब्जेक्ट को चार्ज करना चाहता हूं ए वाले ऑब्जेक्ट की हेल्प से, और बिना टच किए चार्ज करना चाहता हूं। तो हमको ये तो पता है चार्जिंग के अंदर क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हमेशा एक्सचेंज होंगे। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन, अब इसके अंदर इसको मुझे चार्ज करना है और इसको पॉजिटिव चार्ज देना है, इसको भी अगर पॉजिटिव चार्ज देना है तो पॉजिटिव चार्ज के लिए मुझे क्या करना होगा, द बॉडी विथ लेसर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसके अंदर से मुझे इलेक्ट्रॉन को निकालना होगा या इसके अंदर प्लस चार्ज को बढ़ाना होगा मुझे। तो ये पॉसिबिलिटी है। एक प्रोसेस तो ये हो सकता है कि इसके अंदर से मैं प्लस को यहां से यहां ट्रांसफर करूं,
या ये हो सकता है कि इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन को मैं इधर ट्रांसफर कर दूं, या तो मैं इलेक्ट्रॉन को इधर भेजूं तो इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, या फिर इधर प्लस को ले आऊं तो इलेक्ट्रॉन कम हो जाए। मुझे कुल मिला के इलेक्ट्रॉन को कम करना है तो पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो अब मेरे पास में बताओ किसको चलाना इजी है, प्लस वाले को हो या माइनस वाले को। तो याद रखो हमेशा, क्योंकि प्लस वाला माइनस के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा भारी होता है, तो माइनस वाले को चलाना बहुत इजी होता है। इसी वजह से हमेशा जो ट्रेवल करेगा तो हमेशा केवल और केवल इलेक्ट्रॉन ही ट्रेवल करता है, पॉजिटिव चार्ज कभी भी मूव नहीं करता है। तो इसको भी अपन अब लिख देते हैं, ड्यूरिंग चार्जिंग it is the electron only which moves। चार्जिंग के दौरान हमेशा केवल इलेक्ट्रॉन ही मूव करता है। as it is 1837 times lighter than positive charge। as it is 1837, इतना हल्का होता है, देख लो 1837 गुना, यानी 1837 टाइम्स जो होता है वो आपका इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज से लाइट होता है, हल्का होता है। इस वजह से हमें इलेक्ट्रॉन को चलाने में बड़ी आसानी होती है, पॉजिटिव चार्ज को अपन नहीं चला पाते। ये हो गया छठा पॉइंट। अब देख लेते हैं अपन सातवां पॉइंट। ठीक है, अब इसके अंदर ये चीज देखनी है हमको कि यहां से मुझे यहाँ पे भेजना है, इसको पॉजिटिव चार्ज देना है। तो क्या मैं इसको, अगर मैं यहाँ से इलेक्ट्रॉन को नहीं भेजूं या इधर से प्लस चार्ज को नहीं भेजूं, तो क्या चार्ज को बिना मूव किए, क्या अपन चार्ज जब भी जाएगा, यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा चाहे पॉजिटिव चार्ज जाएगा तो पार्टिकल, तो क्या बिना पार्टिकल को भेजे किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज करना पॉसिबल है? तो बिना, अगर जब तक पार्टिकल नहीं जाएगा, यानी बिना पार्टिकल की प्रेजेंस में चार्ज भी नहीं चल सकता। तो जहां पार्टिकल होगा वहीं पे चार्ज चलेगा। तो मैं अगर बोलता हूं कि आपको सन से यहाँ पे चार्ज पहुंचाना है, अर्थ तक चार्ज पहुंचाना है, तो क्या आप सन से अर्थ तक चार्ज ले आओगे? नहीं आ सकता, क्योंकि बीच में वैक्यूम आता है और वैक्यूम के अंदर पार्टिकल नहीं होते। और हमको ये पता चल गया है कि चार्ज को चलने के लिए किसकी जरूरत होती है? पार्टिकल की जरूरत होती है। और सन और अर्थ के बीच में वैक्यूम है, इसलिए सन से चार्ज अर्थ तक नहीं पहुंच सकता। ठीक है, तो इसको भी अपन पॉइंट में लिख देते हैं। अब लिखें, चार्ज कैनॉट बी कैरीड, 7 पॉइंट, चार्ज कैनॉट बी कैरीड विदाउट पार्टिकल। चार्ज कैनॉट बी कैरीड विदाउट पार्टिकल, that is it cannot travel in vacuum। चार्ज cannot travel in vacuum, यानी इससे एक और चीज क्लियर हो गई कि जहां पार्टिकल होगा, पार्टिकल के पास में हमेशा चार्ज भी होगा और आपका मास भी होगा। ठीक है, तो यहां तक दिस वाज योर इलेक्ट्रॉन थ्योरी। अब इसके अंदर थोड़ा सा आगे और चीज, हमने बोला दो ऑब्जेक्ट लिए, ये एक ऑब्जेक्ट है ए, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है बी, दोनों को रब करते हैं, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है। हम बोल देते हैं ये नेगेटिव हो गया और ये वाला पॉजिटिव हो गया। रब करने के बाद में ये नेगेटिव हो गया, इसका मतलब क्या हुआ? इसके अंदर एक्सेस में कौन है? इलेक्ट्रॉन। ये पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब इसके अंदर एक्सेस में कौन है? पॉजिटिव, या यूं बोल सकते हैं इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन एक्सेस है, यानी यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के इसके अंदर ट्रांसफर हो गया।
चलो, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, यानी क्या ट्रांसफर हुआ? आपका चार्ज ट्रांसफर हुआ। चार्ज ट्रांसफर हुआ यानी उसके साथ क्या ट्रांसफर हुआ? पार्टिकल ट्रांसफर हुआ। और पार्टिकल के पास में आपको पता उसकी एक खुद की प्रॉपर्टी होती है, बेसिक प्रॉपर्टी होती है कि उसके पास में मास होता है। यानी जब भी चार्ज ट्रांसफर होगा उसके साथ कुछ न कुछ मास भी ट्रांसफर होता है। तो इसके साथ इसका मतलब इसका मास भी ट्रांसफर हुआ होगा, तो इसका मास चेंज हुआ होगा। तो मास चेंज होकर नया कितना हुआ होगा? तो इन दोनों को भी अपन लिख देते हैं अब इसके अंदर, वर्ड्स के अंदर, कि जो बॉडी नेगेटिवली चार्ज होगी उसका मास बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा उसका मास? क्योंकि उसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो गए। पहले मान लेते हैं ये 10 प्लस थे और 10 माइनस थे, यहाँ पे 6 प्लस थे और यहाँ पे 6 माइनस थे। रबिंग के बाद में यहाँ पे 11 माइनस के हैं, रबिंग के बाद में माइनस के हैं, यानी इसका चार्ज कितना हो गया? -1। और इसका चार्ज कितना हो गया? +1। अब देख लो टोटल कितने हो गए यहाँ पे? 21। और यहाँ पे टोटल कितने हो गए? 11। पहले कितने थे टोटल? 6 और 6 12। अब कितने हो गए? 11, यानी एक कम हो गया। पहले कितने थे? 20। अब कितने हो गए? 21, यानी एक बढ़ गया। तो इसका मास बढ़ गया और इसका मास कम हो गया। तो रबिंग के दौरान क्योंकि ये नेगेटिव हुआ और नेगेटिव का मास क्या हो गया? बढ़ गया। तो हम लिख देते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी इज heavier than positively charged body। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो नेगेटिव होगा वो पॉजिटिव से भारी होगी वो ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलो अब इसके अंदर दिस वाज द चार्ज एंड मास रिलेशन। चार्ज का और मास का आपस में क्या रिलेशन है? तो जो ऑब्जेक्ट नेगेटिव चार्ज होगा उसका मास ज्यादा होगा, जो ऑब्जेक्ट पॉजिटिव चार्ज होगा उसका मास कम होगा। सो नेगेटिवली चार्ज बॉडी इज ऑलवेज हेवियर देन द पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। अब इलेक्ट्रॉन हम क्या देखते हैं? चलो सिंपल सा एग्जांपल है, ये एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को अपन ने इलेक्ट्रोस्कोप से टच किया, देखा देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन द इलेक्ट्रोस्कोप। फिर अपन ने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन लिया, एक इलेक्ट्रॉन को उठा के यहाँ पे रख दिया, एक इलेक्ट्रॉन को लिया और एक इलेक्ट्रॉन को उठा के इसके अंदर रख दिया। इलेक्ट्रॉन को रखने से क्या हुआ? इसका नेगेटिव चार्ज बढ़ गया। हमने इसको हटाया, इसका नेगेटिव चार्ज हट गया। तो ये केवल इलेक्ट्रॉन है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकता है या उसके चार्ज को खत्म कर सकता है। तो इलेक्ट्रॉन को अपन ने एक फंडामेंटल चार्ज की डेफिनेशन दे दी कि उसको एलिमेंट्री चार्ज मान लिया अपन ने। इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया अपन ने? एलिमेंट्री चार्ज मान लिया। तो इसको लिख देते हैं, तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो नोन एज एलिमेंट्री चार्ज। लिखें इसके अंदर अब द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज known as elementary चार्ज। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है उसको अपन एलिमेंट्री चार्ज बोलते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है? ये एक नंबर है, इस नंबर को आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लेना। और इसको अपन इलेक्ट्रॉन के चार्ज को अपन रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ई से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? इलेक्ट्रॉन के चार्ज को अपन हमेशा ई से रिप्रेजेंट करेंगे। और इस ई की वैल्यू कितनी होती है वो लिख दो, ई इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ये सी का मतलब है यहाँ पे कूलम, एंड कूलम इज द ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज। इसको अपन आगे पढ़ेंगे कि कैसे ये बना। ठीक है, एक कूलम कितना होता है, ठीक है, ये सारा अपन पढ़ेंगे। लेकिन ये अभी याद रखना है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? दिस इज द चार्ज। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिस इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻⁻27
किलोग्राम। दिस इज द मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और ये एक इलेक्ट्रॉन का मास है। तो मैंने बोला एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर अपन ने रब किया, रब करने से 2 इलेक्ट्रॉन उसके अंदर ट्रांसफर हो गए, तो इसका मतलब उसके अंदर कितने चार्ज ट्रांसफर हो गया, 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज उसके अंदर एक्स्ट्रा ऐड हो गया। ठीक है, यानी उस ऑब्जेक्ट का चार्ज, नेट चार्ज कितना हो गया, 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। उसके बाद चलो फिर से, मैंने बोला एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, इसका मतलब उसके अंदर इतना मास ऐड भी हो गया साथ में। ठीक है बच्चों, चलो थैंक यू। अब अगला कल वाली क्लास।